Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Me, Nadir Ahmed Najjar, once again, lecturer Political Science, BHSS Mairapura, with today's topic for class 11th. And my today's topic is the federal features of Indian Constitution. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा लेसन जो है 11th क्लास के बारे में है। आज हम फेडरल फीचर्स के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स हैं, वह कौन कौन से हैं। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ फेडरल, इट इज़ यूनिटरी, इट इज़ रिजिड। लेकिन आज हम पहले फेडरल सिस्टम की बात करें। फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ये वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूट पावर्स करते हैं या शेयर पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान और यूनियन गवर्नमेंट के दरमियान। यानी जब यहाँ पे पावर शेयर होगी बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, देन इट इज़ कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारी क्रिटिसाइज की गई है इस सिस्टम को। बहुत से लोगों ने इसको यहाँ पे हाथों हाथ लिया है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ फेडरल है फॉर्म में, यानी इसकी बनावट जो है वो फेडरल है, लेकिन एक्चुअल में या सेपरेट में ये यूनिटरी है। डॉक्टर बासु कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की है ये तो नेदर इट इज़ नीदर प्योरली फेडरल, प्योरली ये फेडरल नहीं है और प्योरली ये यूनिटरी नहीं है, बट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी ये दोनों है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे वो डिवीजन ऑफ पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे दो किस्म की गवर्नमेंट या सरकारें होती हैं, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पावर करती है इन दो के दरमियान, यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान ये पावर जो है शेयर करता है। यहाँ पे 3 लिस्टें दिए गए हैं पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है ये वो लिस्ट है जिस पर सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है। ये बना सकता है यूनियन के लिए और स्टेट्स के लिए, यानी बहुत यूनियन और स्टेट्स के लिए ये बना सकता है। और यूनियन लिस्ट जो है इट वाज कंसिस्ट ऑफ 100 बट इट वाज रिड्यूस्ड टू 97 सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, उन अमूर पे कवानीन बनाए जाते हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट के वसारत से तो इस पे बहुत सारे लॉज जो हैं पास किए जाते हैं या लेवीज टैक्सेस की जाती हैं। जिन जिन अमूरात पे ये कवानीन बनाते हैं उनमें डिफेंस आता है, उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आती है, फॉरेन अफेयर्स आते हैं। उसके बाद जब हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में। यहाँ पे स्टेट लिस्ट में वो लॉज, वो लेवीज टैक्सेस इंक्लूड हैं जिन पे स्टेट कवानीन बना सकती है या लेजिस्लेचर पास कर सकती है कवानीन। उनमें आता है पुलिस आता है, इसमें जेल्स आते हैं, लोकल गवर्नमेंट आती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स आता है, इसमें रेवेन्यू आता है, इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और प्रोफेशनल टैक्सेस पे ये कवानीन बना सकता है। जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ये 52 था, इट वाज रिड्यूस्ड बाय 5, नाउ इट वाज केप्ट ऑन 47 सब्जेक्ट्स। उसको रखा गया है 47 सब्जेक्ट्स पे, यानी 47
तरह के कवानीन बना सकते हैं। उसके सब्जेक्ट जो हैं वो 47 हैं। इसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो कंकर्रेंट लिस्ट में आते हैं। कंकर्रेंट लिस्ट में अक्सर वो चीज़ें आती हैं जिनकी मैं अभी यहाँ पे वजाहत करता हूँ, जिसमें क्रिमिनल लॉज आते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर आता है, मैरिज आता है या डाइवोर्स आता है। इन चीज़ों पे जो कंकर्रेंट लिस्ट है वो यहाँ पे कवानीन बना सकता है। इन सब्जेक्ट्स पे बहुत जो सेंटर और स्टेट्स जो है ये उस पर लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्लैश हो सेंट्रल लॉज के दरमियान और स्टेट लॉज के दरमियान या सेंटर के और स्टेट के दरमियान, यहाँ पे अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जो लेटर है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। तो जब ये कहीं पे क्लैश में आता है सेंटर के दरमियान, यानी जब स्टेट और सेंटर का कहीं पे कोई क्लैश हो जाता है, जो रेजिडुअल पावर्स होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं सेंटर को बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से सेंटर को वो इख्तियार दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन भी है एंड रिजिड भी है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये बैठ गई जब यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसकी तरतीब देनी थी। तो दिसंबर 9 1946 को यहाँ पे बैठ गई है। तो उस पर उसने काम किया है 26 नवंबर 1949 तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में यहाँ पे बहुत सा समय लगा है। दिसंबर 9 1946 से लेकर नवंबर 26 1949 तक इसके कवानीन जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। हर कोई आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पास किया गया है कंसिडरेशन के बाद, यानी जब ड्यू कंसिडरेशन यहाँ पे हुई है तो उसके बाद हर कोई कवानीन जो है यहाँ पे आर्टिकल जो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन वो पास किया गया है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और इनको अब इंक्रीज़ हुआ है ये 424 यहाँ पे 425 है यहाँ पे, जिसमें से 12 शेड्यूल्स आते हैं। और यहाँ पे इस वक्त तक 98 यानी 98 बार इसकी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये रिजिड भी है। कुछ प्रोविजन्स है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको हम तरमीम कर सकते हैं बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के ज़रिए से, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली, यानी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सेपरेट 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसके अमेंडमेंट के लिए जब यहाँ पे करारदाद पेश करते हैं उसके हक में वो वोट देते हैं। बट इफ द अमेंडमेंट इज़ कंसर्न्ड विद आर्टिकल्स, लेकिन यहाँ पे जब अमेंडमेंट की करारदाद जो है ये यहाँ पे मुंसलिक होंगे आर्टिकल्स के साथ, खासकर आर्टिकल 368 जो है, तो उसके लिए यानी उसमें अगर तरमीम करनी होती है तो यहाँ पे लाजमी बनता है कि 50% जो स्टेटस है उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, इन एडिशन टू द एबो रिटन प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के प्रोसीजर के बाद वहाँ पे लोकसभा से 2/3 मेजॉरिटी they should give vote in opposition or amendment to amend the constitution। इससे राज्यसभा में भी 2/4 की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पे ज़रूरत होती है 50% जो स्टेट्स हैं यहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है यहाँ पे कि वो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की जाती है। 4 पॉइंट है यहाँ पे सुपरवाइजरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे एक सुपीरियरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है या लॉ जो है यहाँ पे सबसे बढ़कर है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का है ये फेडरेशन है और ये हमेशा सुप्रीम होता है। उसकी सुपरमेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ये मेंटेन की गई है इंडिया में भी। जितने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे इंडिया में उनको हर हाल में दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हर कोई काम जो करते हैं, हर कोई मसला जो निभाते हैं, जो इश्यू होता है या कानून की कोई भी बात होती है,
तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गवर्नमेंट से आगे है, यानी इसकी सुपरमेसी ज़्यादा है गवर्नमेंट से। जितने सारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है इनको ऑर्डर में रखने के लिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। हर कोई लॉ ऑर्डर जो होता है या जुडिशियल जितना सारा अदलिया के मुतालिक है, यहाँ पे सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है। जब हम सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी की बात करें, यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी या अदलिया को एक ख़ास मुकाम दिया गया है, स्पेशल प्लेस दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इस्टेब्लिश करती है पावर और इंडिपेंडेंस जुडिशरी करती है इन इंडिया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है ए पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। ये डिसाइड करती है डिस्प्यूट्स जितने सारे होते हैं सेंट्रल और स्टेट्स के दरमियान, ये जुडिशरी है जो इनका निपटारा करती है। उसके अलावा ये इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी ये सुपरमेसी जो जुडिशरी होती है, सुपरमेसी जुडिशरी की होती है, इसकी वसादत से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हो जाती है। जो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जुडिशरी की वसादत से की जाती है और जुडिशरी इसके हक में जो अथॉरिटी देगी या उसका फाइनल जो डिसीजन होता है वो अथेंटिक होता है। ये डिक्लेयर कर सकती है लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जुडिशरी जो होती है ये यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की का डिक्लेयर कर सकता है इफ़ इट इज़ नॉट इन ट्यून विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे ठीक नहीं है तो उस वक्त जो जुडिशरी है ये यहाँ पे कोई लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। उसके बाद हमारे छठा पॉइंट है ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल आपको मैंने पहले बता दिया है कि हमारे सिस्टम जो इंडिया का है यहाँ पे बाईकैमरल है। खासकर जम्मू कश्मीर का हम बात कर रहे थे, लेकिन ये अब यूनिटरी लिस्ट में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट जो है वहाँ पे भी बाईकैमरल है, वहाँ पे लोकसभा है, वहाँ पे राज्यसभा है। ये इम्पोर्टेंट और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। जैसे हम जानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ये कंसिस्ट करती है 2 चैम्बर्स पे, जो लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है ये लोअर चैम्बर है और ये रिप्रेजेंट करती है लोगों को, यानी लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है। जो लोकसभा होती है उसका नाम ही यही दिया गया है इसलिए कि ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो राज्यसभा होती है ये सेकंड चैम्बर होता है पार्लियामेंट का, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट चैम्बर होता है और उससे हम वक्त से पहले डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्टेड होते हैं, उनको स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो वहाँ पे उनको मुंतखब करते हैं। हर कोई स्टेट जो है ये इलेक्ट करता है फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, तो मैं भरोसा रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह हर एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे और उनको कंसिडरेशन में रखकर अगर फिर कभी ज़रूरत पड़े, अगर कहीं किसी पॉइंट में आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि सर फला पॉइंट है हमारी समझ में नहीं आया। नाउ I will repeat the same in English once again. The Constitution of India establishes a federal system of government in the country, but a federal system of government in India has come under severe criticism at so many hands. Many people are of the viewpoint that the Constitution of India is only federal in form, but it is unitary and separate. Dr. Basi is of the opinion that the Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but it is a combination of both. Now, the federal features of Indian Constitution. Number 1, that is division of powers. The Constitution of India has established 2 forms of government, that is union government and state governments.
The Constitution distributes powers between these two sets of governments. There are three lists of powers in the Constitution, as I have told you. The first one is Union list, second one is state list, and third one is concurrent list. The Union list consists of, actually it consists of 100 police, but it has been reduced up to 97 subjects. In the Union list, those subjects have been included on which the central parliament can pass laws or levy taxes, that is, defense, atomic energy, foreign affairs, etc. And there are 67 subjects in the state list. In the state list, those subjects are included on which normally a state legislature can pass laws or levy taxes. That is, for example, it is police, jails, local government, agriculture, forest, public services of states, revenue income tax on agriculture income, and professional, etc. The concurrent list, it was consist of 52 subjects, but it was reduced by 5. That is, it now remain on 47 subjects. The subjects included in the concurrent list are criminal laws, criminal procedure, marriage and divorce, etc. On these subjects, both the central and state can pass laws, but if there is a clash between the law of the center and the law of the states, the latter will automatically be null and void to the extent that it comes into clash with the laws of the center. The residual powers have been given to the center by the Constitution. Second one point is that it is written Constitution. It is the second factor of, or we can say it is the second feature of Indian Constitution, that it is written. The Indian Constitution is written and rigid. The Indian Constitutional Assembly sat from December 9, 1946 to November 26, 1949 to frame the Constitution of India. Every article of the Constitution was passed after the consideration. Indian Constitution consists of 395 articles, but at present it is 425, and there are 20 schedules, and so far 98 amendments have been made in the Constitution. Third one point is it is rigid Constitution. The Constitution of India is also a rigid one. Some provisions of the Constitution can be amended by absolute majority, and two-thirds majority of the members of the President are voting in both the houses separately. But if the amendment is concerned with the articles mentioned in the Article 368, the approval of 50% of senators will be required, in addition to above written processes in the Parliament. Fourth one point is supremacy of the Constitution. The Constitution is a federal, and a federal is always kept supreme. The supremacy of the Constitution has been maintained in India too. The central and state governments in India have to act in accordance with the Constitution, as the latter is above the government. The power of the judiciary is kept in order to maintain the sanctity of the supremacy of the Constitution. Fifth one point is supremacy of judiciary. In federal system of government, the judiciary is given special place. The Indian Constitution establishes the powers and independent judiciary in India. It decides disputes between the central and states. It interprets the Constitution, and the interpretation of the Constitution given by judiciary is considered the final and the most authentic. It can declare any law unconstitutional if it is not in tune with the provisions of the Constitution. Sixth one point is that it is bicameral. As I have already told you, that Indian Parliament is bicameral. It consists of two houses. Bicameral system of legislature is also another important feature of federal system of government. The Indian Parliament also consists of two chambers, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is the lower chamber and it represents the masses. The Rajya Sabha is the second chamber and it represents the states. The Rajya Sabha is the permanent house and it cannot be dissolved. The members of the Rajya Sabha are elected by the state legislature
Each state elects a fixed number of members to the Rajya Sabha. And this was the topic for today. And inshallah, I will present myself with another important topic for you people tomorrow. Have a good day. Assalamu alaikum.